आज के मुख्य समाचार। जयराम ठाकुर ने कहा सेब सीजन से पहले सड़कों की बहाली जरूरी। हर कर्मचारी को एक बार दुर्गम क्षेत्र में सेवाएं देना अनिवार्य। श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत। हिमाचल में बारिश ने बिगाड़ा सेब सीजन। निगम ही करेगा 14 में से 6 होटलों का संचालन। अब आम जनता भी कर सकेगी रेस्ट हाउस में ठहराव। एनएचएआई पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा। मुख्यमंत्री से मिलने सचिवालय पहुंचे पेंशनर्स। एनएचएआई के खिलाफ गरजे मंत्री अनिरुद्ध सिंह। क्राइम पेट्रोल एंड सोशल रिफॉर्म ने सौंपा और राहत चेक। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को बहाल करने के कार्य में सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग लगातार सड़कों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, लेकिन काम को और गति देने की जरूरत है, खासकर सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए। प्रदेश में सेब का सीजन शुरू होने वाला है और यह समय किसानों व बागवानों के लिए सबसे अहम होता है। अगर इस समय सड़कों की स्थिति खराब रही तो सेब की ढुलाई और बाजार तक पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिससे प्रदेश के आर्थिकी को भी नुकसान पहुंचता है। यह वाकई जयराम ठाकुर ने कहा है। उन्होंने जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के मालिकों से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वे अस्थायी रूप से अपनी मशीनें प्रशासन को उपलब्ध करवाए। हम उसमें तेल डालकर तुरंत सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर देंगे। यदि कोई व्यक्ति या संस्था पूर्ण सहयोग देना चाहती है तो उनका भी स्वागत है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि जब जनता और प्रशासन एकजुट होकर किसी भी काम को अंजाम देते हैं तो परिणाम तेजी से आते हैं। भारी बारिश के कारण मंडी जिला के अंतर्गत जो नुकसान हुआ है उसमें प्रमुख रूप से मैंने अनुभव किया है कि सड़कें बुरी तरह से डैमेज हुई हैं और उसमें विशेष तौर से हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र का इलाका, करसोग विधानसभा क्षेत्र का इलाका, जहां सेब की फसल तैयार है, अगर सड़कें नहीं खुली, ज्यादा समय लगेगा सड़कों खुलने में, तो निश्चित रूप से वो सेब की फसल मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण और भी ज्यादा नुकसान हमारे बागवानों को होने वाला है। एकमात्र उम्मीद की एक किरण हमारे लोगों के लिए यहाँ पर है कि जो फसल सेब की है वो मार्केट तक पहुंच जाए, ताकि वो अपने परिवार के लिए आने वाले समय के लिए 2 जून की 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर पाए। इसके लिए मैंने आज पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ भी बातचीत की और बातचीत करने के बाद मैं देख रहा हूं कि अभी तक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास मेन जो प्रमुख सड़कें हैं उनको खोलने पर लग रहा है। और उसके अलावा जो बागवानों के लिए जो छोटी सड़कें हमारी हैं, जो लिंक रोड जिनको हम बोलते हैं, और इसके साथ साथ में ऐसी सड़कें जो हमारे बहुत सारे एरिया को कवर करती हैं, विशेष तौर से जहां पर सेब की फसल इस वक्त तैयार है, उसके लिए वक्त लगेगा। ऐसी परिस्थिति में हमने बहुत सारे लोगों की मशीनों के लिए, जेसीबी, पोकलैंड के लिए आग्रह किया है कि अगर वो तेल के खर्चे पर दे सके, हम तेल ला देंगे। और इसके अलावा हम इस बात के लिए भी कह रहे हैं कि अपने खर्चे पर ही जेसीबी 1 महीने के लिए हमको दे, पोकलैंड हमको दें, ताकि उन सड़कों को हम खोल सके। अगर वो सड़कें खुल जाती हैं तो सेब की फसल को मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं आज विशेष तौर से एक अपील कर रहा हूं प्रदेश के हमारे जितने भी हमारे ऐसे महानुभाव हैं जिनके पास पोकलैंड है, जिनके पास जेसीबी है, जिनके पास टिप्पर भी हैं, अगर
मदद में इस वक्त आगे आकर के हमारे साथ खड़े हों तो मैं उनका आभारी रहूंगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया है कि निगम के 14 होटलों में से 6 होटलों को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और HPTDC को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंडी जिले के तत्तापानी में 30 कमरों वाला आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया होटल स्थापित किया जाएगा। यह होटल प्रदेश में पर्यटन ढांचे को मजबूती देगा और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे पर्यटकों को बेहतर भोजन और सेवाएं उपलब्ध करवाएं ताकि प्रदेश का पर्यटन और अधिक आकर्षक व समृद्ध बन सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लोक निर्माण विभाग के एक रेस्ट हाउस के उद्घाटन के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब हिमाचल प्रदेश के सभी रेस्ट हाउस आम जनता के लिए खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये रेस्ट हाउस केवल VIP लोगों के उपयोग में ही आते थे, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि इनका लाभ आम लोगों को भी मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों के विभिन्न प्रकार के रेस्ट हाउस है, उनमें से अधिकांश को अब ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। कुछ रेस्ट हाउसों में 2 या 3 कमरे प्रशासनिक जरूरतों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। बाकी कमरों की बुकिंग आम जनता ऑनलाइन माध्यम से कर सकेगी। बुकिंग के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना होगा। इस शुरुआत से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता को सस्ते सुलभ आवास की सुविधा मिल सकेगी। सरकार के इस निर्णय से न केवल पर्यटकों को राहत मिलेगी बल्कि राज्य को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। देखिए, ये काफ़ी समय से बना हुआ था और इसको पूर्ण किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी रेस्ट हाउस है, चाहे वो PWD के हैं, चाहे IPH के हैं, वो आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। उन PWD के रेस्ट हाउस, IPH के रेस्ट हाउस और भी जो रेस्ट हाउस अभी बचे हैं, उनको भी हम ऑनलाइन से जोड़ना चाह रहे हैं। हमारी सरकार ने ये कहा है कि 2 या 3 कमरे रखने हैं, बाकी आम जनता को उसकी बुकिंग ऑनलाइन जो पैसे जमा कराता है उसको दे दी जाए। कई जगह अड़चने रही कि कई विधायकों ने कहा कि अब सारी बुकिंग हो रही है, कुछ होटल वाले भी बुक करवा ले रहे हैं। हमने कहा कि हमारा मकसद है कि इतने रेस्ट हाउस हिमाचल प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिए, अब उनको मेंटेन भी करना है। जनता की संपदा थी। अब मैं थुनाग के रेस्ट हाउस में गया, वहाँ 20-22 कमरे हैं। ये रेस्ट हाउस बना, इसमें 8 कमरे हैं, 9 कमरे हैं और सब जगह कमरे जो भी रेस्ट हाउसों में बने हुए हैं उसमें सिर्फ VIP ही लोग नहीं रहने चाहिए, MLA ही नहीं रहने चाहिए, चेयरमैन ही नहीं रहने चाहिए। उसमें जो भी आम जनता है, जो उसका किराया तय किया है, वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाएगा और उनको अलॉट कर दिया जाएगा। इसमें कोई VIP नहीं रहेगा, सिर्फ आम आदमी जो भी बुक करवाएगा, पैसे देगा, वो इसमें रह सकेगा। और पैसा चाहे जो MLA देगा वही आम आदमी देगा। पहले भी मैंने हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में पहले जो विधायक हमारे 100 रुपये में रहते थे, 200 रुपये में रहते थे, मैंने उनको बढ़ाकर 1200 रुपये किया, क्योंकि आम आदमी 1200 दे रहा था। इसलिए इस रेस्ट हाउस में रहने वाले जो भी लोग हैं, MLA भी 500 रुपये का किराया देगा और आम आदमी 500 रुपये देगा। ये आम आदमी को ये महसूस ना हो कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए ये रेस्ट हाउस बने हैं, इसलिए सब लोगों के लिए खोल दिए गए। मानसून टूरिज्म का हमारा जो स्कोप है वो पूरे प्रदेश में है, लेकिन बेसिकली जैसे बिलासपुर, हमीरपुर, लोअर पार्ट ऑफ कांगड़ा, इसमें कभी कोई ऐसी बात नहीं होती है। और जितने शहरी है, जो नगर निगम है, जैसे शिमला नगर निगम है, मनाली नगर निगम है या कहीं और भी है, उसमें भी कभी ऐसी आपदा का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। ग्रामीण परिवेश में जब आपदा के कारण ज़्यादा प्रभावित होता है और जब बाढ़ आती है तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है।
तो मैं सभी टूरिस्टों को कहना चाहूँगा कि आप हिमाचल प्रदेश में आइए, शांति से रहिए। 70 लाख की जनसंख्या यहाँ रहती है, हम सब शिमला में रहते हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया में इस प्रकार की तस्वीर चली जाती है, पता नहीं पूरा हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। ये ठीक है कि क्लाउड बस्टिंग होती है, वो भी इंटीरियर में होती है और बड़े ऊंचे पहाड़ों में आती है, जिसके कारण बहुत तेज पानी आता है। तो मानसून टूरिस्ट को भी, मानसून जो टूरिज्म हमारा है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के खिलाफ आज स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी और NHAI पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर उनके घरों और जमीनों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन अब तक उन्हें ना कोई मुआवजा मिला है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। पीड़ितों ने कहा कि दिन रात कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जिनका जीवन प्रभावित हो रहा है उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि NHAI द्वारा घरों को हुए नुकसान का कोई मुआवजा हमें नहीं मिला है। निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी से स्थानीय लोगों को खतरा बनता जा रहा है। साथ ही पीड़ितों ने कहा कि जो बचाव कार्य NHAI को करने चाहिए थे वे लोगों पर ही थोपे जा रहे हैं। पीड़ितों ने इसके साथ ही पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमारे हितों की रक्षा के लिए खड़े हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। पीड़ित व्यक्तियों ने कहा कि हमें बस इतना चाहिए कि जो नुकसान हमारे घरों को हुआ है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। हम सड़क विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर अनिरुद्ध सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वे संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और जल्द से जल्द समाधान की कोशिश करेंगे। हमारा आज यहाँ मिलने का जो असली में मकसद था वो 2023 में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश उस वक्त, जिसको हम आपदा कहते हैं कि आपदा जो उस वक्त आई थी, उस वक्त हमारे जो घर है तीनों के वो टूट गए थे। और उसके टूटने का जो कारण है वो था हमारे जो नेशनल हाईवे, जो 4 लेन का जो निर्माण वहाँ पर किया जा रहा था उसको अवैज्ञानिक तरीके से और पानी की प्रॉपर निकासी ना होने के कारण, और वैली साइड जो वहाँ वैली एक्ट जो लगता है उसमें हमारी जानकारी के अनुसार वहाँ 3 मीटर से ज़्यादा सीधी कटिंग नहीं की जा सकती, लेकिन वहाँ 4 लाइन की जो निर्माण जो कंपनी कर रही थी उन्होंने 30 फुट से 50-60 फुट तक जो है सीधी कटिंग हिल एरिया साइड की है, जिसके कारण लैंडस्लाइड का जो है वो अंदेशा बना रहता था। उसके बाद जब वो बारिशें हुई तो उससे पहले ही हमारे घर में ये लोग इस बात का ब्लेम करते हैं कि ये नेचुरल क्लाइमेटी है, लेकिन नेचुरल क्लाइमेटी तब है अगर वहाँ कोई बादल फटा होता, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। और ये है घटना 10 जुलाई की 2023। उस दिन हमारे घर जो है वो टूट गए और हमें रातों रात वहाँ से निकल करके मंदिर में शरण लेनी पड़ी बच्चों के साथ। और ये तो 10 तारीख को टूटे, लेकिन मैं इससे पहले की बात आपको बताऊं कि 24 जून और 25 जून की सुबह लगभग 3 बजे बारिश हुई और उसका पानी मेरे घरों में आया और हमने बच्चों सहित जो उस पानी को बड़ी मुशक्क़त के साथ बाहर निकाला। तो हमने ये सोचा कि चलो कोई नहीं, बारिश का पानी आ जाता है, तो हमने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद 4 जुलाई की सुबह वही 3-4 बजे के करीब जो है फिर बारिश हुई और फिर वो पानी अंदर आया और उस पानी से जो है उसके बाद हमारे घर में दरार आनी शुरू हो गई। तो उस वक्त हमारे ध्यान में ये आया कि ऐसा ना हो कि हमारे घर टूट जाएं, हमें PWD वगैरह से मदद लेनी चाहिए। तो मैंने 4 जुलाई को एक हमारे जो लोक निर्माण मंत्री हैं आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी, उन्होंने एक हेल्पलाइन जो नंबर है वो जारी किया है। आप लोगों को शायद ज़्यादा ज्ञान होगा इसके बारे में। मैंने उसके ऊपर एक व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्लेंट करी और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये जो नेशनल हाईवे का पानी है हमारे घरों में आ रहा है और मुझे लगता है कि इस पानी से हमारे घर टूट ना जाए। आधे घंटे के बाद मुझे जब मैसेज आता है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो हमने नेशनल हाईवे को कन्वे कर दी है, उसका मैंने प्रिंट भी ले रखा है और उन्होंने एक नंबर दिया कि आप इसके ऊपर बात करें। मैंने उस नंबर को जब डायल किया और उस डायल पे जब ट्रू कॉलर ने देखा तो उसमें उसका नाम आंचल जिंदल आया।
और हमने उनको, जब उन्होंने मुझे पूछा कि हाँ जी आप कौन बोले, मैंने अपना नाम, अपना परिचय दिया और उनको ये कहा कि नेशनल हाईवे का जो पानी है वो हमारे घरों में घुस रहा है और हमें अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो ये बने बनाए घर है, जो आशियाना है, वो टूट जाए, आप इस पानी को डाइवर्ट करने की कृपा करें। तो उन्होंने कहा कि ये पानी तो, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं। मैंने बोला करना तो आप ही को है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर उन्होंने एक जवाब मुझे दिया कि हमारे तो रोड भी टूट रहे हैं। मैंने इस पर उनसे कहा कि आपके जो रोड टूट रहे हैं वो फिर बन जाएंगे और बन रहे हैं आपके सामने, लेकिन अगर हमारे घर टूट गए हम कहाँ जाएंगे। तो उसके ऊपर उसने ये कहा कि ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ। बड़े खेत का विषय है कि आज 2 साल बीत जाने के बाद आज तक भी आंचल जिंदल तो छोड़िए, नेशनल हाईवे का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी हम लोगों के हाल पूछने के लिए नहीं आया। तो 6 दिन पहले की हुई कंप्लेंट, अगर वो 6 दिन में अगर इस बात का संज्ञान ले लेते तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि हमारे मकान जो टूटने से बचे। हिमाचल प्रदेश में इस बार की भारी बरसात ने सेब बागवानों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं से संपर्क सड़कों का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे सेब को मंडियों तक पहुंचाना बागवानों के लिए एक कठिन चुनौती बन गया है। मंडी जिले के थोनाग उपमंडल के बगस्याड़, थोनाग, झंझेली से लेकर सलंगवाड़ा और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कों का नामो निशान तक मिट चुका है। सेब को मुख्य सड़कों तक पहुंचाना अब पीठ पर ढोकर करने वाला कार्य बन गया है। थोनाग उपमंडल में अभी भी 35 सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। नाचन फल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष बिंदर ठाकुर ने बताया कि कुल्लू जिले की सैंज घाटी में पिछले 21 दिनों से 6 सड़कें बंद है। बंजार में 2 और कुल्लू में 6 सड़कें अभी भी अवरुद्ध है। इन सड़कों से ना तो बसें चल पा रही है और ना ही छोटे वाहन। शिमला जिले के ठियोग तहसील की ग्राम पंचायत क्यार के जय वार्ड के सदस्य रामनाथ शर्मा ने बताया कि गांव से निकटवर्ती मंडी पराला की दूरी महज 8 से 15 किलोमीटर की है, लेकिन बीच में कयार खड्ड में पुल न होने के कारण बागवानों को सेब पीठ पर उठाकर पार करवाना पड़ता है। खड्ड के उफान पर आने पर स्थिति और भी खराब हो जाती है। एक सेब पेटी को सड़क तक पहुंचाने के लिए नेपाली मजदूर 80 से 100 रुपए तक ले रहे हैं, जिससे मंडी तक कुल कैरेज खर्च 150 रुपए प्रति पेटी तक पहुंच रहा है। ऐसे में बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के पास सीमित बजट होने के कारण पंचायतों और विकास खंडों द्वारा बनाई गई सड़कों की मरम्मत भी समय पर नहीं हो पा रही है। बागवानों और किसान संगठनों ने सरकार से आपदा राहत कोष बढ़ाने, सड़क मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता देने और बागवानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। राज्य सरकार के सामने अब यह एक बड़ी चुनौती बन चुकी है कि किस तरह इस संकट से बागवानों को राहत दी जाए और हिमाचल के सेब उद्योग को बचाया जा सके, जो प्रदेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के खिलाफ प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि NHAI के द्वारा बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के मामलों में आम जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उनके पास अधिकारियों की सूची और आंकड़े मौजूद है जिन्होंने जमीन खरीदी है। उन्होंने सोलन के SP से भी इस मुद्दे पर बातचीत की है और मांग की है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए और FIR भी दर्ज की जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि न्यायालय में मामले चलते रहते हैं, लेकिन सुनवाई में देरी होने के कारण पीड़ितों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रताड़ित लोग हैं, वैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, उनको आज तक जो है न्याय नहीं मिला, केवल आश्वासन मिले हैं। आज जो है जाबली के समीप जो टोल प्लाजा है उससे आगे आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी थी, जो NHAI जो वहाँ पे 2-3 बिल्डिंग वहाँ गिरी थी, और जब वो NH बन रहा था तब भी NH को बार बार जो है बताया गया, रिटर्न में भी दिया गया, और जब उनके नुकसान होने के बाद, बिल्डिंगें गिरने के बाद भी NHAI के अधिकारी गए थे
और उन्होंने माना था कंपनसेशन के लिए, लेकिन आज तक जो है प्रभावितों को आज तक कंपनसेशन नहीं मिला है। यहाँ तक कि एसपी सोलन को उस टाइम मेरे पास कॉपी दी गई है, अभी एफआईआर के लिए बोला था एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर तक जो है प्रभावशाली लोगों ने एफआईआर तक दर्ज करने नहीं दी। मेरी एसपी सोलन से आज बात हुई है और जो भी उसमें जिम्मेवार लोग हैं, कोई लेडी थी वहाँ पे और उन्होंने तो आत्महत्या ही कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जो है नाइंसाफ़ी एनएचआई के द्वारा जो है लोगों को की गई है। हमने देखिए अपने अपने स्तर पे लोगों ने एसडीएम्स के पास, डीसीज के पास दी हैं एप्लीकेशन समय समय पे, जब से एनएच शुरू हुए हैं बनने 5-8 साल से तो ज़्यादा तेज़ी आई है, उन्होंने दिए पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि एसडीएम्स के पास या डीसी के पास भी पूरी पावर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ वो नहीं है। जो चेक एंड बैलेंस वो तो अधिकारियों ने करने हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने करने हैं। उन्होंने उनकी लापरवाही रही है और जवाबदेही जो है उनकी तय होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य का हर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने सेवा काल में कम से कम एक बार दुर्गम, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में सेवाएं देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा। यह निर्णय प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। भारतीय राठौर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में आदेश दिए थे कि कुछ कर्मचारियों को बार बार कठिन क्षेत्रों में भेजे जाने और कुछ को पूरी सेवा के दौरान ऐसी तैनाती से बचाए जाने जैसे मनमानी को तुरंत रोका जाए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से इस संबंध में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि हर कर्मचारी को अपने सेवा काल में एक बार अनिवार्य रूप से दुर्गम, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में सेवा देनी होगी। किसी भी कर्मचारी को बार बार ऐसे क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जाएगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों की समान तैनाती को आवश्यक बताया था और सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा था नीति निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू हो, ताकि किसी भी प्रकार का पक्षपात और असंतोष पैदा न हो। इस फैसले का उद्देश्य न केवल दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करना है, बल्कि कर्मचारियों में समानता और न्याय की भावना को भी बढ़ावा देना है। सरकार के इस निर्णय को प्रदेश में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सचिवालय के बाहर आज पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का एक समूह अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास पेंशन भोगियों की कई मांगे लंबे समय से लंबित पड़ी है, लेकिन फिलहाल उनकी प्रमुख मांग 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के वेतन लाभों की रिवीजन से जुड़ी है। सुरेश ठाकुर ने कहा कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा हक है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस मुद्दे पर जल्द फैसला ले और पेंशनर्स को उनका हक दे। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आज तक संशोधित वेतन लाभ और पेंशन से जुड़े कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे हजारों पेंशन भोगियों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो वे राज्य भर में व्यापक आंदोलन की तैयारी करेंगे। हैं वो मांगे नहीं कहेंगे, हमारे अधिकार हैं जो हमने अर्जित किए हैं, उनको लेने के लिए हम यहाँ पर आज फिर माननीय मुख्यमंत्री मोदी से मिलने जा रहे हैं। मुख्य मांगे में जो हमारे 1/1/2016 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक जितने भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके फाइनेंशियल बेनिफिट, रिवीजन और पेंशन के बेनिफिट जितने भी हैं, जिसमें कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट एंड ग्रेचुटी की अदायगी जो है प्रदेश की सरकार जो है अभी तक नहीं कर रही है और उसमें करोड़ों रुपये जो है हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो पेंशनों के पैसे जो है अदा नहीं कर रही है। इसलिए पेंशनों में काफ़ी नाराजगी है और आज हमारा शिष्टमंडल जो माननीय मुख्यमंत्री मोदी से मिलने जा रहा है। और ये इलेक्शन के बाद जो हमारा चुनाव हुआ है पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का, उसमें प्रदेश अध्यक्ष मैं बना हूँ और हमारे भूपराम वर्मा जी हैं ये हमारे महासचिव बने हैं और इसके साथ हमारी जो नई कार्यकारिणी बनी है, हमारे गंगाराम शर्मा जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं
गुप्ता जी हमारे ये हमारे चीफ एडवाइज़र हैं और बहुत सारे हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हम बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज बातचीत करने के लिए आए हैं और ये आश्वासन लेने के लिए आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम इस उम्र के पड़ाव में आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारे बारे में सोचिए, जो हमने अपना कमाया हुआ धन है वो लेना है, हमने कोई स्पेशल मांग नहीं है हमारी। और उसमें भी मांग है कि कम्युनिकेशन, लीव इनकैशमेंट एंड ग्रेच्युटी और डीए की इंस्टॉलमेंट जो हमारी 13% जो डीए की इंस्टॉलमेंट देनी है वो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो हमारे कर्मचारियों को भी और पेंशनों को वो अदा नहीं कर रही है। हमारी मुख्य मांग जो यही है। और इसके अलावा हमारे जितने भी पेंशन भाई हैं उनके मेडिकल के बिल जो है भिन्न भिन्न विभागों में लंबित पड़े हैं और वो 2 सालों से पड़े हैं और करोड़ों रुपए के मेडिकल के बिल जो है वो लंबित है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि स्पेशल ग्रांट का जो प्रोविज़न की करके भिन्न भिन्न विभागों में स्पेशल ग्रांट जो है मेडिकल अलाउंस की लिक्विडेशन के लिए दी जाए, ताकि हमारे पेंशन भाई जो ग्रस्त हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं या कुछ हमारे जो ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त हैं उनकी मेडिकल के बिलों की अदायगी हो सके। इसके अलावा जेसीसी की बैठक जो है पेंशनों की बातचीत करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो बुलाई जाए। हिमाचल प्रदेश में जारी श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान चंडीगढ़ निवासी एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। मृतक की पहचान अभी 33 वर्षीय पुत्र कमल किशोर निवासी सेक्टर 15D चंडीगढ़ के रूप में हुई है। यह इस वर्ष यात्रा के दौरान पहली मौत है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी अपने चचेरे भाई के साथ श्रीखंड महादेव यात्रा पर निकले थे। दर्शन के बाद वापसी के दौरान जब वे पार्वती बाग के पास पहुंचे तो अभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रेस्क्यू टीम ने तत्काल उसे भीम डवारी तक पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार आया था। इसके बाद अभय को भीम डवारी से बेस कैंप सिंघाड़ होते हुए जाओ और फिर निर्मंड के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिंघाड़ और जाओ के बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना की पुष्टि डीएसपी आनी चंद्रशेखर ने की है। अधिकारियों ने बताया कि अभय की मौत ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड के कारण हुई है। गौरतलब है कि 10 जुलाई को आधिकारिक रूप से शुरू हुई श्रीखंड यात्रा में हर साल हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह यात्रा बेहद कठिन और जोखिम भरी मानी जाती है, जहां खतरनाक चढ़ाई, ऑक्सीजन की कमी और मौसम की मार यात्रियों के लिए चुनौती बन जाती है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अपने स्वास्थ्य स्थिति को जांच कराकर ही यात्रा पर निकले और यात्रा मार्ग में निर्देशों का पालन करें। आज राजधानी शिमला स्थित सचिवालय के बाहर क्राइम पेट्रोल एंड सोशल रिफॉर्म संस्था के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। उनके द्वारा आपदा प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता स्वरूप एक चेक मुख्यमंत्री को सौंपा गया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि यह राशि उन लोगों की मदद के लिए दी जा रही है जो हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह एक छोटी सी कोशिश है जिससे प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने यह भी अपील की है कि समाज के अन्य सक्षम वर्ग और संस्थाएं भी आगे आए और इस कठिन समय में जरूरतमंदों की मदद करे। मुख्यमंत्री ने संस्था के इस प्रयास की सराहना की है और कहा है कि सरकार आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। मदद पब्लिक की तरफ से भी अच्छी हो रही है और बाकी डिपार्टमेंटली जो है इनकी तरफ से जो है ये भी अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं। नहीं, हम तो सबसे अपील करेंगे, सब इलाका वासियों से भी अपील करेंगे कि जितनी हो सके अपनी तरफ से उनकी मदद करें। हम आपकी बात तो हमारी तरफ से होगा ही होगा। हम भी अपनी तरफ से सामग्री भेज रहे हैं और हमारी तरफ से एक ट्राला जो है, गाड़ी जो है पिकअप, वो सामान की जो राशन की वो भर के उधर भेज रहे हैं, वो भी भेज रहे हैं, फर्स्ट टाइम भेज रहे हैं। लेकिन हमारे साइड की गांव की उधर जो है मंडी में दे के 2-3 ट्राले दे के आए हैं। हम तो यही अपील करेंगे कि हो सके तो घर से निकल के जितनी हो सके उनकी मदद कीजिए जो इस टाइम आस लगा के बैठे हुए। और आप जैसे लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करें ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँच सके।